दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पहली ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति जारी की। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की सिफारिश मंजूर कर ली है। पहली बार CERN के वैज्ञानिकों ने पॉजिट्रोनियम की लेजर कूलिंग में सफलता प्राप्त की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के अनुसार परिशुद्ध कृषि ही फसल उत्पादन का भविष्य है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आर्सेनिक और फ्लोराइड से होने वाले भूजल के प्रदूषण से निपटने के समाधानों को अपर्याप्त बताया। भारत सांस्कृतिक कूटनीति पर जोर दे रहा है। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी MoSJE ने पहली ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति जारी की। यह नीति ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम 2020 के अनुपालन में जारी की गई है। नीति के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। ये नीति MoSJE के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों और इसके कार्यों पर लागू होगी। ये नीति व्यवसाय साझेदार कार्यबल, प्रशिक्षुओं, इंटर्न्स आदि के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। इसका उद्देश्य एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना है। इसके अलावा ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने वाले परिवेश का निर्माण करता है। साथ ही ये परिवेश भेदभाव, उत्पीड़न और पूर्वाग्रह से भी मुक्त होगा। इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? चलिए इस पर भी गौर करते हैं। भेदभाव रहित और अनुकूल कार्य परिवेश का निर्माण करना। इसके तहत भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति आदि के मामले में लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने का उल्लेख किया गया है। निजता और गोपनीयता। इसके तहत जब तक स्पष्ट सहमति न हो तब तक लैंगिक पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता। सुविधाओं तक पहुंच। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की बुनियादी सुविधाओं जैसे कि यूनिसेक्स शौचालय और साधनों जैसे स्वच्छता उत्पाद तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। शिकायत निवारण तंत्र। इसका कार्य लैंगिक पहचान के आधार पर सामना किए गए भेदभाव या उत्पीड़न के मामलों का निवारण करना है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां हैं सामाजिक कलंक और भेदभाव, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक कम पहुंच, शारीरिक, मौखिक और लैंगिक शोषण का खतरा आदि। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम क्या हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए कई अन्य योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे गरिमा गृह। ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बनाए गए आश्रय गृह हैं। व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल की मदद से ट्रांसजेंडर व्यक्ति घर बैठे अपना पहचान प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA नालसा निर्णय 2014 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी तौर पर थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की सिफारिश मंजूर कर ली है। आपको बता दें कि कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने संसद को सूचित किया है कि सरकार ने न्यायिक सुधारों पर उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस समिति ने अपनी 133वीं रिपोर्ट में न्यायिक सुधारों पर सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पीठ से जुड़े संवैधानिक प्रावधान के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 130 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में स्थापित होगा जिसे या जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से समय समय पर निर्धारित करे। अब क्षेत्रीय पीठों पर स्थायी समिति की सिफारिशों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट देश में 4 या 5 स्थानों पर अपनी क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 130 का उपयोग कर सकता है। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले और अन्य संवैधानिक मामलों का निपटारा दिल्ली मुख्य पीठ में किया जा सकता है।
वहीं क्षेत्रीय पीठें अपीलीय मामलों पर फैसला कर सकती हैं। इसके साथ ही अपीलीय पीठों का निर्णय अंतिम माना जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय न्यायपीठों की आवश्यकता क्यों है। न्याय तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। क्षेत्रीय न्यायपीठें इसमें अनेक तरीकों से सुधार ला सकती है, जैसे न्याय को आम नागरिकों तक पहुंचाना, मुकदमेबाजी की लागत को कम करना तथा भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना। संवैधानिक मामलों को अपीलीय मामलों से अलग करने से न्यायपालिका पर मुकदमे के बढ़ते बोझ का समाधान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों के मामले में विधि आयोग की सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। दिल्ली की संविधान पीठ संवैधानिक और अन्य संबंध मामलों पर सुनवाई कर सकती है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत में एक एक अपीलीय पीठ स्थापित की जा सकती है। ये पीठें क्षेत्र विशेष की सभी अपीलों पर निर्णय करेंगी। अब बात करते हैं क्षेत्रीय पीठों के संबंध में चुनौतियों के बारे में। क्षेत्रीय पीठें कानून की परस्पर विरोधी व्याख्या कर सकती है। इससे न्यायिक प्रणाली की एकरूपता कमजोर हो सकती है। वे न्यायाधीशों के निष्पक्ष चयन और उनके कार्यभार आदि से संबंधित मामलों में भी विवादों को जन्म दे सकती है। चलिए अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। पहली बार सर्न के वैज्ञानिकों ने पॉजिट्रोनियम की लेजर कूलिंग में सफलता प्राप्त की। एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी कोलैबोरेशन के भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यह सफलता प्राप्त की है। AEGIS सर्न की एंटी मैटर फैक्ट्री में जारी कई प्रयोगों में से एक है। इसका लक्ष्य एंटी हाइड्रोजन पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को प्रत्यक्ष रूप से मापना है। AEGIS यूरोप के कुछ देशों और भारत के भौतिकविदों का एक सहयोग मंच है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले यूरोपीय परमाणु अनुसंधान परिषद यानी CERN सर्न के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जेनेवा के नजदीक स्थित है। इसके 23 सदस्य देश हैं और भारत सर्न का एक एसोसिएट सदस्य है। इसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि ब्रह्मांड किन पदार्थों से बना है और ये कैसे काम करता है। चलिए अब पॉजिट्रोनियम के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इसे 1951 में खोजा गया था। यह सबसे हल्का ज्ञात परमाणु है। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन शामिल है। पॉजिट्रोनियम का जीवन काल बहुत छोटा होता है। इसके इलेक्ट्रॉन और एंटीमैटर आपस में टकराकर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ये पूरी घटना 1 सेकंड के 142 अरबवें हिस्से में घटित होती है। इतना ही नहीं, इसमें पॉइंट जैसे केवल 2 पार्टिकल्स शामिल होते हैं। इसलिए ये एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी के तहत प्रयोग करने के लिए एक आदर्श प्रणाली है। हालांकि इसे उच्च सटीकता से मापने के लिए इसकी पर्याप्त कूलिंग जरूरी है। खबर के आखिर में मैटर एंटी मैटर के बारे में भी जान लेते हैं। मैटर कई रूपों में मौजूद है, जैसे ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। इनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो उन्हें द्रव्यमान और आयतन प्रदान करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कुछ एटॉमिक एलिमेंट्स शामिल होती हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें बैरियन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इन्हें लेप्टॉन भी कहा जाता है, और कुछ अन्य पार्टिकल्स। सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में या तो उनके स्वयं के एंटी ट्विन होते हैं या ये मैटर और एंटी मैटर की सीमा के बीच फैले होते हैं। एंटी पार्टिकल्स मिलकर एंटी एटम्स बना सकते हैं। साथ ही ये सैद्धांतिक रूप से एंटी मैटर से युक्त क्षेत्र भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के अनुसार परिशुद्ध कृषि ही फसल उत्पादन का भविष्य है। आपको बता दें कि महानिदेशक ने यह टिप्पणी संधारणीय कृषि और पर्यावरण के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजीज विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम सत्र में की है। अब चलिए परिशुद्ध कृषि के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यह एक कृषि प्रबंधन तकनीक है। इसमें अधिकतम पैदावार हेतु फसल और मृदा की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।
इसका उद्देश्य कृषि इनपुट्स का किसी साइट की जरूरत के आधार पर प्रबंधन और वितरण करना है। अब बात करते हैं परिशुद्ध कृषि के प्रभाव के बारे में। यह खेतों में फसल की पैदावार को बढ़ाती है और इस प्रकार कृषि को लाभकारी बनाती है। इसके साथ ही फसल प्रबंधन से जुड़े पहलुओं पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। रासायनिक उर्वरक, शाकनाशी, ईंधन और पानी जैसे फसल इनपुट्स के उपयोग को कम करती है और अंत में यह खेतों से उर्वरकों के पानी के साथ बहकर जलधाराओं या नदियों में प्रवेश करने से रोकती है। इससे पर्यावरण को कई तरह के खतरों से बचाने में मदद मिलती है। इस कृषि पद्धति को अपनाने में जो मुख्य चुनौतियां हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। खेतों में अधिक लागत आती है और इसमें शामिल तकनीकें भी काफी जटिल है। इसके अलावा एक जैसे मानकों का अभाव है। कृषि डेटा को साझा करने और कृषि स्वामित्व से जुड़ी चिंताएं भी हैं। परिशुद्ध कृषि में तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल कृषि मिशन 2021 से 2025 की। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देना और उनमें तेजी लाना है। इसी तरह नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर को कृषि क्षेत्र में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। एग्रीस्टैक यह सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा एक डिजिटल फाउंडेशन है। अब परिशुद्ध कृषि के घटक जान लेते हैं। ऑटो स्टीयर, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, यील्ड मॉनिटर्स, जीपीएस एवं अन्य, वायरलेस टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंत में डेटा संग्रह और विश्लेषण। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने आर्सेनिक और फ्लोराइड से होने वाले भूजल के प्रदूषण से निपटने के समाधानों को अपर्याप्त बताया। एनजीटी ने केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट के अनुसार 25 राज्यों में 230 जिलों के भूजल में आर्सेनिक और 27 राज्यों में 469 जिलों के भूजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा दर्ज की गई थी। आर्सेनिक और फ्लोराइड से जुड़े खतरे क्या हैं? चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। फ्लोराइड दांतों और हड्डियों में फ्लोरोसिस तथा नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस का कारण बनता है। साथ ही इसमें समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और आर्सेनिक की बात करें तो ये त्वचा के प्राकृतिक रंग को फीका कर देता है। साथ ही ब्रोंकाइटिस तथा त्वचा, फेफड़े, ब्लैडर और लिवर कैंसर का कारण भी बनता है। इनके अलावा चर्म रोग, न्यूरोलॉजिकल, श्वसन, हृदय संबंधी, प्रतिरक्षा संबंधी और एंडोक्राइन रोगों का कारण भी बनता है। जल में स्वीकार्य मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार कितनी होनी चाहिए? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। जल में आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा प्रति लीटर 0.01 मिलीग्राम होनी चाहिए और जल में फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा प्रति लीटर 1.0 मिलीग्राम होनी चाहिए। ऐसा होने के कारण क्या है? चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। आर्सेनिक प्रदूषण। अलग अलग कारणों से आर्सेनिक खनिजों का अपक्षय होता है। बाद में लिंचिंग यानी रिसाव और जलधाराओं के माध्यम से ये भूजल में प्रवेश कर जाते हैं। इनके अलावा खनन, भूजल के अत्यधिक दोहन जैसी मानव जनित गतिविधियों से भी आर्सेनिक प्रदूषण होता है। वहीं फ्लोराइड प्रदूषण चट्टानों और मृदा के विखंडन तथा वायुमंडलीय कणों के जमा होने से जल फ्लोराइड से प्रदूषित हो जाता है। भारत में प्रदूषण रहित जल के लिए शुरू की गई पहल कौन सी है? आइए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में पीने योग्य जल की नल से आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। सीजीडब्ल्यूबी भूजल की स्थिति पर डेटा तैयार करता है और इसकी गुणवत्ता की निगरानी भी करता है। जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल की प्राप्ति के नियंत्रण और विनियमन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। भारत सांस्कृतिक कूटनीति पर जोर दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगलयायना के पवित्र अवशेष
थाईलैंड में प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा भारत ने ओमान से संबंधित 70 चुनिंदा दस्तावेजों की एक सूची ओमान को सौंपी है। यह सूची भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद थी। यह घटनाक्रम भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के उदाहरण है। सांस्कृतिक कूटनीति की बात करें तो यह आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रों और लोगों के बीच विचारों, सूचनाओं, कला, भाषा व संस्कृति के अन्य पहलुओं का आदान प्रदान है। आइए अब भारत के लिए सांस्कृतिक कूटनीति का क्या महत्व है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर का महत्वपूर्ण आयाम या घटक है। यह संघर्ष को रोकने और शांति को बढ़ावा देने का कारगर तरीका है। उदाहरण के लिए करतारपुर गलियारा पाकिस्तान के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए भारत और बांग्लादेश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती का संयुक्त स्मरणोत्सव मनाया था। भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, जैसे योग, शास्त्रीय नृत्य, धार्मिक पर्यटन आदि। अब इनसे जुड़ी चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सांस्कृतिक कूटनीति के उपयोग में लगे विविध संस्थान अपर्याप्त वित्त पोषण और समन्वय की कमी का सामना कर रहे हैं। विदेशों में भारतीय मिशनों केंद्रों में कुशल कार्यबल की कमी है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की भूमिकाओं पर स्पष्टता का अभाव है। संस्कृति से जुड़ी सॉफ्ट पावर के प्रदर्शन पर एक राष्ट्र नीति का अभाव है। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व है संत रविदास। प्रधानमंत्री ने संत रविदास की 647वीं जयंती पर वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। अब संत रविदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। वे 15वीं शताब्दी के एक प्रमुख कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। वे उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। इसके साथ ही उन्हें मीराबाई का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। यदि उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो वे आजीवन छुआछूत की कुप्रथा का विरोध करते रहे। उनके पद, भक्ति गीत और अन्य रचनाओं को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। गौरतलब है कि बेगमपुरा शहर को उन्होंने एक ऐसे शहर के रूप में स्थापित किया था जहां कोई दुख न हो और वह शांति और मानवता से भरपूर हो। हम श्री संत रविदास जी से करुणा, सामाजिक न्याय, समतावाद और मानवतावाद जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की ओर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से संबंधित 4 नए पोर्टल्स लॉन्च किए हैं। मंत्रालय के इस कदम का उद्देश्य अपनी देखरेख में मीडिया से संबंधित सेवाओं को व्यवस्थित करना है। यूनाइटेड किंगडम ने जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने वाली एक पुरानी संधि अर्थात एनर्जी चार्टर ट्रीटी को त्यागने का निर्णय लिया है। रायसीना डायलॉग 2024 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ग्रे जोन वॉरफेयर की चर्चा की है। इसमें एक विशेष सीमा में रहते हुए सैन्य कार्रवाई की जाती है ताकि विरोधी पक्ष युद्ध जैसी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 16वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 शुरू हुआ। इसमें बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा ले रहा है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस 2024 ने अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक SLCPs के उत्सर्जन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया है। भारत कालाजार के उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति के नजदीक पहुंच गया है। 2023 में देश में पहली बार सभी प्रखंडों में प्रति 10,000 जनसंख्या पर कालाजार का एक से भी कम मामला दर्ज किया गया था। ओडिशा ने आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता योजना को आगे 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। 75 वर्षों के अंतराल के बाद ग्रेटर काजीरंगा में भारतीय घड़ियाल देखा गया। ये मुख्य रूप से गंगा नदी की 3 सहायक नदियों में पाए जाते हैं। ये 3 नदियां हैं भारत में चंबल और गिरवा और नेपाल में राप्ती नारायणी। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।